कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल मस्त चल रही होगी। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, डीएनए एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, आज हम इसको डिटेल में समझेंगे, जो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी आए हैं इन टॉपिक्स पर। आज हम ये भी देखेंगे कि इन टॉपिक्स पर कौन कौन से ईयर में क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल डिवीजन को, माइटोसिस एंड मियोसिस को डिटेल में समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ाई करना। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा देर किस बात की है, जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट आर क्रोमोसोम। देखो, क्रोमोसोम ना काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे सेल में होती हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि क्रोमोसोम है क्या। क्रोमोसोम वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हर लिविंग सेल के न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी लिविंग सेल। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल विच इज डीएनए, इसके कैरियर होते हैं जो हर चीज को कंट्रोल करते हैं, जैसे हमारी आईज का कलर, हमारी नोज का शेप, हमारे बालों का कलर एंड हमारे चेहरे का शेप। ठीक है, अब देखो, जैसे जैसे आपकी आई का कलर ब्राउन है, ये डिसाइड किसने किया? ये क्रोमोसोम्स ने डिसाइड किया। क्रोमोसोम के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है विच इज डीएनए, वो डिसाइड करता है और ये हमें कहाँ से मिलता है? हमारे पेरेंट्स से मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनकी लोकेशन देखते हैं। पहली बात तो बेटा, क्रोमोसोम सिर्फ तब विजिबल होते हैं जब सेल डिवीजन हो रहा होता है। ठीक है, क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। नॉर्मल कंडीशंस में ये न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं और सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम, ओनली विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ये सेल डिवीजन के टाइम, ये टाइटली कॉइल हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनता है जो हमें दिखाई देता है। कॉम्पोजिशन की बात करें, क्रोमोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? डीएनए विच इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, डीएनए वो मटेरियल है जो हमारे जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है और हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के आसपास टाइटली रैप होते हैं, जिससे डीएनए को ऑर्गेनाइज्ड रखा जाता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं? डीएनए के आसपास बिल्कुल टाइटली पैक होते हैं। अब ना क्रोमोसोम के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट है कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब क्रोमोसोम में जो डीएनए होता है, उसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है, जो हमारे पेरेंट्स से हम तक ट्रांसफर होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो भी ट्रेट्स हैं, हमारी हाइट, हमारी आईज का कलर, हमारे बालों का कलर, हमारी नोज का शेप, ये सब कुछ हमारे क्रोमोसोम में स्टोर होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन के थ्रू और डिसाइड होता है। ये सब हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है और यही सब चीजें हमारे ट्रेट्स डिसाइड करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स की आई का कलर ब्राउन है, ठीक है, तो हो सकता है आपकी भी आईज ब्राउन हो, क्योंकि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपके क्रोमोसोम में ट्रांसफर हुई है, आपके पेरेंट्स से आपको मिली है। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑल एसेंशियल लाइफ प्रोसेस इन अ सेल। मतलब एसेंशियल प्रोसेस को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है, वो बॉडी के लिए जरूरी लाइफ प्रोसेस को कंट्रोल करता है, जैसे कि सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक सेल है, ठीक है, उसको डिवाइड करना है, तो क्रोमोसोम का रोल होता है उस डिवीजन को सही से परफॉर्म करवाना। अगर ये गलत हो जाए तो डिजीजेस हो जाती हैं, जैसे कैंसर। थर्ड पॉइंट है इंश्योर करेक्ट ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस।
जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जिसको पढ़ेंगे, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल की करेक्ट ट्रांसफर करना, जब रिप्रोडक्शन या सेल डिवीजन हो रहा होता है तो क्रोमोसोम इंश्योर करता है कि जेनेटिक मटेरियल एक्यूरेटली ट्रांसफर हो। एग्जाम्पल, जब एक सेल डिवाइड हो रहा है तो क्रोमोसोम अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं ताकि नए सेल्स में भी वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर हो, ठीक है बेटा। यहाँ पर ये डायग्राम है, इस डायग्राम को जरा एक बार डिटेल में समझते हैं। रुको मैं जूम कर दूं इसको आपके लिए, वेट। आई होप अब ये विजिबल होगा, है ना, सही से। यप, देखो सबसे पहले क्या होता है, सेल, जो कि यहाँ पे लिखा है। सेल क्या है, हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट है, बेसिक फंक्शनल यूनिट है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम, ये दिख रहे हैं, ये क्रोमोसोम दिख रहे हैं आपको बेटा, ये कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर है, इनसाइड द न्यूक्लियस, जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन विच इज डीएनए इसको कैरी करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमें क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, लेकिन ये टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप यहाँ पर ये देख सकते हो, ये क्या है, एक टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ऐसे करके, है ना, टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। क्रोमोसोम को अगर हम और जूम करेंगे तो हमें नजर आएंगे ये क्रोमैटिन फाइबर्स, ठीक है। ये एक लंबी थ्रेड जैसी, धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है जो डीएनए और प्रोटीन से बनी होती है। और क्रोमैटिन फाइबर्स कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर। इसको अगर हम और बड़ा करेंगे तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है, ये वाला। क्रोमैटिन फाइबर का स्ट्रक्चर और भी टाइटली कॉइल होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, टाइटली कॉइल होता है। इसे सुपर कॉइल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सुपर कॉइल्ड। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत टाइटली कॉइल्ड है। ये टाइटली पैक्ड होती है ताकि न्यूक्लियस के अंदर स्पेस सेव हो सके। सुपर कॉइल होने से पहले क्रोमैटिन फाइबर नॉर्मली कॉइल होती है, ठीक है, स्पाइरल फॉर्म में, ऐसे, ठीक है बेटा। फिर है न्यूक्लियोसोम। अगर इस कॉइल को, इस वाली कॉइल को हम और जूम करें तो हमें दिखेंगे न्यूक्लियोसोम, ये दिखेंगे हमें न्यूक्लियोसोम, ठीक है। ये छोटी छोटी बीड्स होती हैं, ठीक है। ये डीएनए के स्मॉल यूनिट है जो प्रोटीन जिसका नाम है हिस्टोन, इसके अराउंड रैप होती हैं। हिस्टोन प्रोटीन की बात करें, डीएनए हर 8 हिस्टोन प्रोटीन के ग्रुप के अराउंड रैप होता है। यानी ये 8 हिस्टोन प्रोटीन दिख रहे हैं आपको, ये 8, इनके अराउंड क्या रैप है, डीएनए, ठीक है। ये डीएनए है, ये हिस्टोन प्रोटीन है 8, इनके अराउंड ये रैप होता है। यही न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन ही क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम। जैसे माला होती है, उसमें छोटे छोटे मोती होते हैं, वैसे ही डीएनए एक माला है और हिस्टोन प्रोटीन उसके मोती हैं। तो आई होप बेटा बिल्कुल भी अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है अगर तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर क्रोमैटिन फाइबर होते हैं जो कि कॉइल्ड होते हैं और सुपर कॉइल्ड होते हैं। उसके अंदर न्यूक्लियोसोम होते हैं, न्यूक्लियोसोम हिस्टोन से बने होते हैं और हिस्टोन डीएनए को रैप करता है, ठीक है बेटा। बेटा ये जो टॉपिक है क्रोमोसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कुछ सालों में इसमें बोर्ड से क्वेश्चन आए थे। एक तो 2019 में क्वेश्चन आया था इससे, ठीक है, 2019 में आया था, और एक आया था 2021 में। मार्क कर लो इसे, इंपॉर्टेंट। इसकी डेफिनेशन आई थी, व्हाट आर क्रोमोसोम करके पूरा डिफाइन करने को आया था 2019 में एंड 2021 में, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमंस एंड इन अदर स्पीशीज। देखो
हमने क्या पढ़ा कि क्रोमोसोम में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। यही तो पढ़ा था हमने। तो देखो, ह्यूमन बॉडी में सोमैटिक सेल्स भी होते हैं, ठीक है। ईच बॉडी हैव सोमैटिक सेल यानी बॉडी सेल, सोमैटिक सेल यानी बॉडी सेल। इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं जो कि 23 पेयर्स में अरेंज होते हैं। एक पेयर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 2। तो 46 क्रोमोसोम के कितने पेयर बने? 23, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के हर सोमैटिक सेल यानी नॉर्मल बॉडी सेल जो स्पर्म या एग नहीं होते, इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये क्रोमोसोम 23 पेयर्स में अरेंज होते हैं, यानी 23 फ्रॉम मदर एंड 23 फ्रॉम फादर, टोटल हुए 26, ठीक है। 23 हमें कहाँ से मिलेंगे? मदर से मिलेंगे, और एक 23 हमें कहाँ से मिलेगा? फादर से, ठीक है। देखो 23 पेयर्स में क्या क्या होता है। जो 22 पेयर्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं ऑटोजोम यानी बॉडी क्रोमोसोम। ये होते हैं बॉडी रिलेटेड क्रोमोसोम। इनका काम होता है बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट और फंक्शन को कंट्रोल करना। ये जो बॉडी के जो क्रोमोसोम होते हैं, बॉडी रिलेटेड क्रोमोसोम, ये माइटोसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब एक पेयर हमारा होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये डिसाइड करते हैं जेंडर, बेबी का, इंसान का जेंडर। फीमेल के पास XX क्रोमोसोम होते हैं, मेल के पास XY क्रोमोसोम होते हैं, और जेंडर डिसाइड करते हैं मेल के क्रोमोसोम, ठीक है। रिप्रोडक्शन के टाइम पर जब एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, तो अगर Y क्रोमोसोम गया तो क्या होगा? बेबी बॉय। एक्स क्रोमोसोम गया तो बेबी गर्ल, ठीक है। अब कुछ दूसरे स्पीशीज के क्रोमोसोम कितने होते हैं वो देखते हैं। ह्यूमंस में कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम विच इज 23 पेयर्स। फ्रूट फ्लाई में 8 होते हैं क्रोमोसोम। हॉर्स में 64, कैट में 38, डॉग में 78। हाईएस्ट किसमें होते हैं? डॉग में। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ईच स्पीशीज हैज इट्स ओन फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एनी चेंज इन नंबर कैन लीड टू जेनेटिक डिसऑर्डर। इसका क्या मतलब है? हर स्पीशीज के पास एक फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। अगर क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा या कम हो जाए तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, यानी बीमारियां हो सकती हैं, वो भी जेनेटिक वाली, एकदम तगड़ी वाली। देखो हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46, ठीक है। अब अगर एक क्रोमोसोम, सिर्फ एक क्रोमोसोम कॉपी कर ले, ठीक है, उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाए, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 47। टोटल कितने हो जाएंगे? 47। अब अगर किसी इंसान की बॉडी में किसी भी एक क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी बन गई और टोटल क्रोमोसोम 47 हो गए, तो उस इंसान को हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। इससे क्या होती है? इंसान की मेंटल ग्रोथ जो होती है वो बिल्कुल ना बराबर हो जाती है, बिल्कुल स्लो हो जाती है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि ह्यूमंस में होते हैं 46 क्रोमोसोम विच इज 23 पेयर। जल्दी जल्दी मेरे साथ रिवाइज करो बेटा, अब भी रिवाइज करते चलोगे, अब भी पढ़ते चलोगे साथ में और नोट्स बनाओगे तो फौरन फौरन दिमाग में बैठ जाएगा। ह्यूमंस में कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। 22 पेयर्स को हम ऑटोजोम कहते हैं, यानी नॉर्मल बॉडी वाले सेल्स, और 1 पेयर को हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं विच इज XX इन फीमेल एंड XY इन मेल। हर स्पीशीज का क्रोमोसोम नंबर अलग होता है। क्रोमोसोम नंबर में चेंज होने से जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। क्रोमोसोम किससे बना होता है? डीएनए एंड प्रोटीन से, जो जीन को, जेनेटिक मटीरियल को कैरी करता है विच इज डीएनए। तो आई होप बेटा यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल बेटा। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम की, ठीक है, कि कैसे क्रोमोसोम डिस्कवर हुए। 1842 में कार्ल विल्हेम नागली ने क्या किया? नागली ने सबसे पहले प्लांट सेल्स के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किए, ठीक है।
कैसे स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किए? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किए बेटा, ठीक है, अंडर अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है? पुराना और बहुत ही बेसिक माइक्रोस्कोप था, लेकिन उसी प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से इन्होंने उन स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व किया, फिर इन्हीं स्ट्रक्चर को बाद में क्रोमोसोम नाम दे दिया गया था, ठीक है। जैसे तुम माइक्रोस्कोप से, एग्जाम्पल की तरह मैं समझा रही हूँ, माइक्रोस्कोप से अनियन सेल देखते हो ना, उसमें न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ऐसी ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, एकदम टाइटली कॉइल्ड, ठीक है, वो क्या होती हैं? क्रोमोसोम होती हैं। बट यही स्ट्रक्चर्स को नागली ने सबसे पहले नोटिस किया था प्लांट सेल में। 1888 में आए वॉल्डियर, इन्होंने क्या किया? इन्हीं को क्रोमोसोम नाम दे दिया, ठीक है। क्रोमोसोम को दो हिस्सों में बांटो, क्रोमो, क्रोमो मतलब कलर, सो मतलब बॉडी, सोमा मतलब बॉडी, इसका मतलब हुआ कलर्ड बॉडीज, ठीक है। क्योंकि स्टेनिंग टेक्निक यूज करके माइक्रोस्कोप में ये स्ट्रक्चर कलरफुल दिखाई देते हैं, है ना। देखो स्टेनिंग टेक्निक क्या होती है? स्टेनिंग टेक्निक वो होती है जिसमें हम एक स्पेशल केमिकल से सेल को कलर करते हैं, जिससे सेल स्ट्रक्चर क्लियरली दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप में। अब आप ये सोच रहे होगे भाई अगर हम किसी चीज में केमिकल मिला देंगे वो तो और खराब हो जाएगा, वो और क्लियर और साफ कैसे हो सकता है? बट बेटा ये स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो हमें सेल के वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देखने में हेल्प करते हैं ज्यादा क्लियर तरीके से। एक केमिकल होता है बेटा मिथाइलिन ब्लू, इससे हम क्या करते हैं? अनियन पील को स्टेन करते हैं ताकि न्यूक्लियस क्लियरली दिख सके। वैसे ही वोल्डर ने भी कलर टेक्निक यूज की थी जिससे क्रोमोसोम दिखे, और फिर वो जो क्रोमोसोम दिख रहे थे वो कलर्ड थे, तो इन्होंने नाम रख दिया क्रोमोसोम। क्रोमो मतलब कलर, सोमा मतलब बॉडी यानी कलर्ड बॉडी। अब 1902 में आते हैं सटन एंड बोवरी, इन्होंने क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी, ठीक है। इसका क्या मतलब है? उन्होंने बताया कि मेंडल के हेरिडिटी फैक्टर्स जिनको आज हम जीन्स कहते हैं एक्चुअली क्रोमोसोम पर ही होते हैं। मेंडल के हेरिडिटी फैक्टर जो अब जीन्स कहलाते हैं वो कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम पर ही होते हैं। मेंडल ने क्या बताया था? याद करो, मेंडल ने पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट से ये बताया था ना कि कुछ ट्रेड्स जैसे टॉलनेस, शॉर्टनेस, ये सब पेरेंट्स से आते हैं, है ना। अब हम है, ठीक है, अब जैसे आप, आपकी हाइट बहुत ज्यादा है, आपके पेरेंट्स भी दोनों लंबे होंगे तभी आपकी हाइट इतनी ज्यादा है, तो हमें जो ट्रेड्स मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? पेरेंट्स से। ये किसने बताया था? मेंडल ने बताया था। सटन और बोवरी ने क्या बताया कि ये फैक्टर्स यानी जीन्स एक्चुअली क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, तुम्हारे मम्मी पापा, एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं, तुम्हारे मम्मी पापा की आंखों का कलर है ब्राउन, ठीक है, उनका ब्राउन कलर तुम्हारे पास आ रहा है, ये तुम्हारा ट्रेट है जो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिल रहा है। नेक्स्ट है 1910 में आए थॉमस हंट, इन्होंने क्या किया? मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया कि जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर ही होते हैं। सटन एंड बोवरी कह रहे थे, एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया था, फिर मॉर्गन ने ये चीज एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दी। कैसे प्रूव करी? क्या किया प्रूफ में? उन्होंने फ्रूट फ्लाई लिया जिसका साइंटिफिक नेम है डोर्सोफिला, ठीक है। इस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इस पर एक्सपेरिमेंट करके क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने देखा कि फ्लाई का आई कलर, विंग साइज जैसे ट्रेट्स डायरेक्टली क्रोमोसोम से लिंक है। फ्रूट फ्लाई में अगर रेड आईज हैं, व्हाइट आईज का, रेड आईज और व्हाइट आईज का डिफरेंस क्रोमोसोम के जीन्स की वजह से होता है, ये मॉर्गन ने प्रूव किया। उन्होंने फ्रूट फ्लाई क्यों चूज किया? क्योंकि अभी हमने इस वाली स्लाइड में पढ़ा था कि सिर्फ 8 क्रोमोसोम होते हैं, है ना, सिर्फ 8 क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम कम है, फ्लाई छोटी है, आराम से डिवीजन हो सकता है, जल्दी रिप्रोड्यूस करती है, जीन्स इजिली ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, ठीक है बेटा। समझ में आई क्रोमोसोम की डिस्कवरी? कोई भी डाउट है अगर तो फौरन मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर योर डाउट्स एंड आई विल फॉर श्योर। तो नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, भाई वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब आप ये सोच रहे होगे मैम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या किसी पास्ट ईयर क्वेश्चन, क्या किसी पास्ट ईयर में आया था बोर्ड्स में? हाँ बेटा आया था, 2023 में आया था। कब आया था? 2023
23 में डायग्राम और स्ट्रक्चर दोनों आए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमने अभी तक ये समझा क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डीएनए से बना होता है। हर सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं और ये जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट है सिस्टर क्रोमैटिड्स। अच्छा, पहले मैं ये बता दूं, ये डायग्राम है, ये जो दिख रहा है ना ब्लू ब्लू, ये पूरा क्रोमोसोम है। ये जो ब्लू ब्लू है इन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिड। ये क्रोमैटिड है, ये क्रोमैटिड है, ये क्रोमैटिड है, ये क्रोमैटिड है। लेकिन ये दोनों क्रोमैटिड सेम होंगे जिन्हें हम क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है यानी डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, रेप्लिकेशन मतलब अपनी कॉपी बनाना, तो एक क्रोमोसोम दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये एक क्रोमोसोम है, ये दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, इन दोनों आइडेंटिकल पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये दोनों क्रोमैटिड्स एक सेंट्रोमियर के थ्रू जुड़े होते हैं। सेंट्रोमियर, ये येलो वाला पार्ट क्या है? सेंट्रोमियर। इसके थ्रू ये दोनों क्रोमैटिड्स जुड़े होते हैं। जब सेल डिवाइड करता है, जैसे माइटोसिस या मियोसिस में जाता है, तो ये जो क्रोमैटिड्स हैं, ये जो क्रोमैटिड्स हैं, ये अलग हो जाते हैं और नए सेल्स में चले जाते हैं। एग्जाम्पल ले लो, चलो एक अच्छा सा। ठीक है, एक बुक की दो फोटोकॉपी कराई तुमने, दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, सेम है दोनों। ठीक है, देखकर बता ही नहीं सकते कि पहले इसकी कराई थी फोटोकॉपी या पहले इसकी कराई थी। ठीक है, तो सिस्टर क्रोमैटिड भी सेम होते हैं, बिल्कुल सेम जेनेटिक मटेरियल लेकर बनते हैं। नेक्स्ट आता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर ये एक कंस्ट्रक्टेड रीजन है। कंस्ट्रक्टेड रीजन मतलब पतला या दबा हुआ पार्ट। ठीक है, जो सिस्टर क्रोमैटिड को जोड़ता है। क्या करता है? ये सेंट्रोमियर बीच में दिख रहा है, ये येलो वाला पार्ट, ये क्या कर रहा है? ये ब्लू ब्लू पार्ट, यानी ये क्रोमैटिड्स को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। ठीक है, सेंट्रोमियर सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम की मूवमेंट में हेल्प करता है। सेल डिवीजन कौन कौन से? मियोसिस और माइटोसिस दोनों में हेल्प करता है। थर्ड है टीलोमियर। ठीक है, टीलोमेयर क्रोमोसोम के दोनों एंड्स पर होते हैं। ठीक है, दोनों एंड्स पर होते हैं। ये प्रोटेक्टिव कैप जैसे होते हैं, यहाँ होते हैं। ये दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे होंगे शायद, रुको मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। हाँ रुको, देखो ये जो क्रोमैटिड है ये थोड़ा डार्क ब्लू है, पर ये लाइट ब्लू ब्लू सा दिख रहा है, ये है टीलोमेयर। ये दिख रहा है, ये क्या है? टीलोमेयर, प्रोटेक्टिव कैप है ये। ठीक है, हाँ, प्रोटेक्टिव कैप होते हैं ये। ठीक है, ये क्रोमोसोम को टूटने या चिपकने से बचाते हैं। जैसे जो शूज होते हैं उनके लेस के टिप्स पर प्लास्टिक कैप लगा होता है, वैसा समझ लो इनको। ठीक है, प्रोटेक्टिव कैप है और प्रिवेंट क्या करते हैं? क्रोमोसोम का स्टिकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से चिपकना और टूटना बचाते हैं। देखो टीलोमेयर बिल्कुल शूलेस के एंड्स के प्लास्टिक कवर जैसे होते हैं, अगर वो ना हो तो लेस हमारा टूट जाए, सही से बांध भी ना पाए। वैसे ही टीलोमेयर क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अब ये बताओ, ये शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म क्या है भाई? ये बड़ी देर से दिख रहा है, शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म, ये क्या है? शॉर्ट आर्म को हम बोलते हैं पी आर्म, लॉन्ग आर्म को हम बोलते हैं क्यू आर्म। ठीक है, जब क्रोमोसोम सेंट्रोमियर के थ्रू डिवाइड करता है, इसके थ्रू डिवाइड करता है, तो उसके दो पार्ट हो जाते हैं। एक हो जाता है शॉर्ट आर्म, दूसरा हो जाता है लॉन्ग आर्म। शॉर्ट आर्म को हम पी आर्म कहते हैं, यानी पी फॉर पेटीट यानी स्मॉल। क्यू आर्म को हम कहते हैं लॉन्ग आर्म, क्योंकि क्यू कम्स आफ्टर पी। ठीक है, एग्जाम्पल अगर एक क्रोमोसोम है, उसका एक्स शेप है, ऐसे ही तो शेप होता है ना, ऐसा शेप है। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या होगा? पी आर्म होगा यानी शॉर्ट, नीचे वाला क्या होगा? क्यू आर्म होगा यानी लॉन्ग, बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज क्रोमोनीमा। क्रोमोनीमा क्या होते हैं भाई? ये क्रोमोसोम के अंदर का फाइन स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक, कॉइल्ड होते हैं बिल्कुल आपस में। ठीक है, ये कॉइल दिख रहे हैं, ये है ना,
ये होते हैं। क्रोमैटिन फाइबर से बनता है, ठीक है। क्रोमोनिमेटा किससे बनते हैं? क्रोमोनिमा क्रोमैटिन फाइबर से बनते हैं। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तब डीएनए क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है, लेकिन जब डिवाइड कर रहा होता है तो ये क्रोमोनेमा में टाइट कॉइल हो जाता है। ठीक है बेटा, आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से क्विक तरह से रिवाइज करते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स डीएनए की आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं, फोटोकॉपी होती हैं, ठीक है। क्रोमैटिड की फोटोकॉपी को क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड। सेंट्रोमियर क्या होता है? दोनों क्रोमैटिड्स को जोड़ने वाला पार्ट, दोनों क्रोमैटिड्स को जोड़ने वाला पार्ट। टीलोमियर क्या होते हैं? एंड में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्टिव कैप होते हैं। शॉर्ट एंड लॉन्ग आर्म क्या होती हैं? क्रोमोसोम के पार्ट्स होते हैं। क्रोमोनेमा क्या होता है? डीएनए का थ्रेड होता है जो कि बहुत कॉइल्ड होता है, ठीक है। किससे बना होता है? क्रोमैटिन फाइबर से बना होता है। आई होप बेटा समझ में आया होगा। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर क्यों कर रहे हो बेटा, जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रोमैटिन। जरा डिटेल में एक बार क्रोमैटिन को भी समझ लेते हैं। देखो, in a non-dividing cell, the chromosomes are present in a less coiled, extended and relaxed form known as chromatin. अब इंग्लिश में पढ़ लिया, अब जरा आसान तरह से समझ लेते हैं। देखो, जब एक सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तब उसमें क्रोमोसोम एक रिलैक्स्ड और लूजली कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसी रिलैक्स्ड और लूजली कॉइल्ड फॉर्म को हम क्रोमैटिन बोल देते हैं। जब सेल का डिवीजन नहीं हो रहा होता तो क्रोमोसोम एक पतले लंबे थ्रेड्स की तरह दिखते हैं, इसी फॉर्म को हम क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन अपीयर्स एज अ नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड्स इनसाइड न्यूक्लियस। क्रोमैटिन एक नेटवर्क ऑफ फाइन थ्रेड्स की तरह दिखाई देता है जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल, माइक्रोस्कोप से देखने पर न्यूक्लियस के अंदर स्पाइडर वेब जैसा स्ट्रक्चर जो दिखता है यही होता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है जो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या है? ये डीएनए को रैप करते हैं, रैप करने में हेल्प करते हैं। जैसे हम एक थ्रेड को बॉबिन से लपेट देते हैं, बस उसी तरह समझ लो। सोचो, डीएनए एक थ्रेड है और हिस्टोन प्रोटीन रील, मतलब वो नहीं होती है लकड़ी की चक्री रील, समझ रहे हो ना, शायद आप लोगों ने देखी होगी, धागा टाइप जैसे है। उसे हम क्या कहते हैं? थ्रेड को अच्छे से लपेटने में जो हेल्प करता है वो। खैर, फंक्शंस ऑफ क्रोमैटिन अब देखते हैं। पहला है पैकेजिंग। डीएनए बहुत लंबा होता है। अगर हम एक सेल का डीएनए खोलें तो वो अराउंड 2 मीटर तक जा सकता है। कितने मीटर तक जा सकता है? अराउंड 2 मीटर्स तक जा सकता है। क्रोमैटिन डीएनए को कॉम्पैक्ट फॉर्म में पैक करता है, यानी प्रिसाइज करके, कॉम्पैक्ट करके, ताकि वो न्यूक्लियस के अंदर आसानी से फिट हो सके। जैसे एक बहुत लंबी रोप को हम कॉइल करके गोल गोल तरह से एक बॉक्स में रखते हैं, वैसे ही डीएनए क्रोमैटिन के फॉर्म में पैक होता है न्यूक्लियस के अंदर। नेक्स्ट है जीन रेगुलेशन, यानी जीन का कंट्रोल। कंट्रोल्स विच जीन आर टर्न ऑन और ऑफ। क्रोमैटिन डिसाइड करता है हम कि कौन से जीन एक्टिव रहेंगे और कौन से नहीं रहेंगे एक्टिव, कौन से ऑफ रहेंगे। ये सेल को बताता है कि किस टाइम पर किस जीन की जरूरत है। अगर तुम्हारा बॉडी एक फैक्ट्री है, सोचो योर बॉडी इज अ फैक्ट्री। क्रोमैटिन एक मैनेजर की तरह काम करता है जो डिसाइड करता है कि कौन सी मशीन यानी कौन सी जीन कब चालू रहेगी, कब एक्टिव रहेगी और कब ऑफ रहेगी। लास्ट वन है रेप्लिकेशन एंड रिपेयर। जब डीएनए की कॉपी बनानी होती है या डीएनए डैमेज हो जाता है तो क्रोमैटिन एंजाइम को एक्सेस देता है ताकि वो डीएनए को कॉपी या रिपेयर कर सके। एग्जाम्पल, आपका लैपटॉप है, आपके लैपटॉप की फाइल करप्ट हो गई है, ठीक है, तो आप उसको रिपेयर करने के लिए एक्सेस देते हो। वैसे ही क्रोमैटिन डीएनए को रिपेयर करने के लिए एंजाइम्स को अलाउ करता है। तो आई होप बेटा समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा डीएनए एंड हिस्टोन्स, द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। देखो, डीएनए विच इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक लंबा डबल स्ट्रैंडेड
मॉलिक्यूल होता है जो हमारे जीन्स यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सोचो डीएनए एक रेसिपी बुक की तरह है, ठीक है, जिसमें बॉडी के हर पार्ट को कैसे बनाना है इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखा है। जैसे किचन की जैसे खाना बनाने की कुकिंग की एक रेसिपी बुक होती है जिसमें अलग अलग डिशेस बनाने की इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, वैसे ही डीएनए में हमारी बॉडी के सेल्स को बनाने की इंस्ट्रक्शन होती है। डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है, जैसे एक ट्विस्टेड लैडर, लाइक वो समथिंग इस तरह से, या वेट लाइक दिस, ये तो बहुत खराब सा बना है बट हाँ इसी तरह से होता है। ये बताता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, कब बनाना है और कितना बनाना है। हिस्टोन क्या होते हैं, स्पेशल बेसिक प्रोटीन होते हैं जिनके अराउंड डीएनए रैप होता है या घूमता रहता है। सोचो कि डीएनए एक लंबी थ्रेड है, एक लंबी थ्रेड है डीएनए, ये थ्रेड हो गई लंबी सी, ठीक है, और इस धागे को सीधा छोड़ दोगे तो ये उलझ जाएगा, तो हम इसे प्रॉपरली फोल्ड करेंगे, इसे गोल 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 करके हम इसे प्रॉपरली फोल्ड करेंगे एक स्पूल पे। वैसे ही डीएनए को हिस्टोन्स पे रोल किया जाता है। हिस्टोन एक स्पूल जैसे काम करता है जिनके अराउंड डीएनए टाइटली रैप होता है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोसोम। इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम कैसे होता है, देखो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप होता है, ठीक है, तो ये बनाता है क्रोमोसोम। क्या बनाता है, सॉरी न्यूक्लियोसोम बनाता है, ये लगते हैं जैसे बीड्स, ठीक है। ये न्यूक्लियोसोम और टाइटली कॉइल होते हैं तो बनाते हैं क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन और कंडेंस होता है तो बनाता है क्रोमोसोम। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। क्या हुआ, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप होता है तो बन जाता है न्यूक्लियोसोम, ठीक है। न्यूक्लियोसोम और टाइटली कॉइल होता है तो बन जाता है क्रोमैटिन, क्रोमैटिन और कंडेंस होके बनाता है क्रोमोसोम, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है हिस्टोन की, एफिशिएंट पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए बहुत लंबा होता है, अराउंड 2 मीटर्स का, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है। तो उसे छोटे स्पेस में फिट करने के लिए हिस्टोन हेल्प करती हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम डैमेज, डीएनए को रैप करने से वो स्टेबल रहता है और डैमेज से बचा रहता है। अगर डीएनए ओपन होगा तो ज्यादा चांसेस है कि वो टूट जाए या फिर म्यूटेट हो जाए। हेल्प इन जीन कंट्रोल एंड एक्सप्रेशन, हिस्टोन डिसाइड करते हैं कि डीएनए का कौन सा पार्ट ओपन रहेगा यानी एक्टिव रहेगा और कौन सा क्लोज रहेगा यानी इनएक्टिव रहेगा। इससे डिसाइड होता है कि कौन सा जीन कब एक्सप्रेस होगा, कौन सा जीन कब प्रोटीन बनाएगा। आई होप बेटा बिल्कुल क्लियर होगा यहाँ तक। कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी चैनल को। So our next topic is structure of DNA, Watson and Crick model। ये भी बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके प्री बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन हर हाल में आएगा और बोर्ड्स में भी इसके आने के बहुत चांसेस हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले कुछ सालों में बोर्ड्स में इससे क्वेश्चन आया है, इसका स्ट्रक्चर भी आया है और डायग्राम भी आया है। अभी रीसेंट ईयर की अगर हम बात करें तो 2023 में आया है, 2023, ठीक है बेटा। तो समझते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। ये एक केमिकल मॉलिक्यूल है जो हमारे बॉडी की जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, यानी हमारी जेनेटिक कोडिंग। जब भी किसी सेल का डिवीजन होता है, सेल डिवाइड करता है, डीएनए कॉपी होता है जिसके जरिए ट्रेट्स यानी फीचर्स जैसे हाइट, आई कलर, ब्लड ग्रुप,
एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। अभी तक हमने ये समझा था। अब देखते हैं डिस्कवरर्स कि किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था डीएनए का स्ट्रक्चर। देखो, सबसे पहले जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डिस्कवर किया था डीएनए को, ठीक है। उन्होंने अपनी स्टडी रोजालिंड फ्रैंकलिन के एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेजेस के बेसिस पर की थी, ठीक है। उन्होंने क्या की थी, इसकी स्टडी की थी एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेजेस के बेसिस पर, ठीक है। रोजालिंड फ्रैंकलिन की एक्सरे इमेजेस ने डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये स्ट्रक्चर कैसा है, डबल हेलिक्स है। अब अगर हम शेप की बात करें डीएनए के, तो डीएनए की शेप होती है डबल हेलिक्स। कैसी शेप होती है डीएनए की, डबल हेलिक्स, एक ट्विस्टेड लैडर की तरह। इसे आप ट्विस्टेड लैडर की तरह समझ सकते हैं। जब आप एक सीढ़ी यानी लैडर को घुमाते हो स्पाइरल शेप में, तो उसी तरह का स्ट्रक्चर डीएनए का होता है। एग्जाम्पल, आप इमेजिन करो, एक सीढ़ी है, एक सीधी रस्सी है जिसमें दो स्टैंड्स हैं, ठीक है। एक सीधी रस्सी है जिसमें दो स्टैंड्स हैं और बीच में सीढ़ियां हैं जिन्हें हम रंग्स बोलते हैं, ठीक है। वही होता है डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम इस स्ट्रक्चर को डिटेल में समझते हैं। बैकबोन ऑफ डीएनए, बैकबोन ऑफ डीएनए कौन है, डीएनए के आउटर साइड पे होता है बैकबोन, ठीक है। डीएनए के आउटर साइड पे ये होता है बैकबोन, जो बना होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर से एंड फॉस्फेट ग्रुप से। डीऑक्सीराइबोज शुगर कैसी शुगर होती है, 5 कार्बन शुगर होती है। कैसी शुगर होती है, 5 कार्बन शुगर, और फॉस्फेट ग्रुप से बना होता है। ये शुगर और फॉस्फेट एक के बाद एक ऑल्टरनेट होते हैं, जैसे कि पहले क्या होगा, शुगर होगा, ठीक, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट एंड सो ऑन। ये क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट हो रहा है, ठीक है। रंग्स, रंग्स यानी रंग्स ऑफ डीएनए मतलब डीएनए के बीच के स्टेप्स। ये दिख रहा है आपको, ये डीएनए की सीढ़ियां हैं, रंग्स, ठीक है। इनके बीच के स्टेप्स या फिर रंग्स ये बनते हैं नाइट्रोजनस बेस से। एटीसी जो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है, इन्हें हम बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस बेस। एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ पेयर करेगा, यानी जब भी आपको डीएनए का डायग्राम देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे मिल रहा है, ए और टी साथ में पेयर कर रहे होंगे और सी एंड जी साथ में पेयर कर रहे होंगे, यानी साइटोसिन एंड ग्वानिन का साथ में पेयर बनता है और एडेनिन एंड थाइमीन का साथ में पेयर बनता है। ये पेयरिंग होती है एक फिक्स्ड पैटर्न में, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कैसे होती है, यहाँ पर आपको टी और ए दिख रहा है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हुई, ए और टी यहाँ पे आ गया है ना, पोजीशन स्विच हो गई है ना, चेंज हो गई पोजीशन। यहाँ पे सी और जी दिख रहा है, यहाँ पे सी और जी ऐसे आ गया, मतलब कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एडेनिन थाइमिन की पेयरिंग होगी और साइटोसिन और ग्वानिन की होगी, ठीक है। और ये साथ में जो ये बॉन्ड बनाते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये बॉन्ड दिख रहा है आपको इनके बीच में, ये बॉन्ड दिख रहा है, ये वाला जो ऐसी लाइंस हैं, ये क्या है, ये बॉन्ड्स शो कर रहे हैं, ठीक है। ये बनाते हैं, ये साथ में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। एडेनिन थाइमीन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। एडेनिन और थाइमीन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। और साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इसी वजह से साइटोसिन एंड ग्वानिन पेयरिंग थोड़ी स्ट्रॉन्गर होती है कंपेयर टू एडेनिन एंड थाइमीन। ये ना साइटोसिन एंड ग्वानिन की पेयरिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है कंपेयर टू एडेनिन एंड थाइमीन। फंक्शंस अगर हम देखें डीएनए के, डीएनए सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि लाइफ का ब्लूप्रिंट है, ठीक है। पहला फंक्शन क्या है, स्टोर जेनेटिक कोड।
डीएनए हर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कोड स्टोर करता है। इस कोड से ही डिसाइड होता है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा, कैसे बॉडी का डेवलपमेंट होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, तुम्हारे जीन्स डिसाइड करते हैं कि तुम्हारी आंखों का कलर कौन सा होगा, तुम्हारे बाल कर्ली होंगे या स्ट्रेट होंगे, है ना। नेक्स्ट है डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए के इंस्ट्रक्शन से ही सेल को पता चलता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए पहले डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू। डीएनए टू आरएनए द प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू प्रोटीन द प्रोसेस इज ट्रांसलेशन। प्रोटीन क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। थर्ड है ट्रांसफर ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। मतलब क्या है? जब एक बेबी बॉर्न होता है तो उसके सेल्स में डीएनए उसके पेरेंट्स के डीएनए का मिक्स होता है। ऑब्वियसली आपने पढ़ा है कि आपको 23 क्रोमोसोम आपकी मम्मी से मिले हैं, 23 पापा से मिले हैं। जेनेटिक मटेरियल आपको किससे मिला है? मम्मी पापा से मिला है। ट्रेट्स आपके कैसे होंगे? मम्मी पापा के जैसे होंगे, है ना। सिमिलर भी हो सकते हैं या उन दोनों के ट्रेट्स का मिलकर एक यूनिक कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। ये बेटा जरूर ध्यान रखना, ठीक है। इसी वजह से, क्योंकि हमें हमारे ट्रेट्स जीन्स हमारे पेरेंट्स से मिल रहे होते हैं, जो बेबी होता है उसके फीचर्स पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रही है, ये पर्पल पर्पल क्या लाइन है? डायग्राम देखो अच्छे से, देखो देखो मैं दिखाती हूँ। हाँ, इसे मैं जूम करके दिखाती हूँ। हाँ, ये पर्पल पर्पल क्या है? ये ट्विस्टेड लैडर क्या है? इसे हम बोलते हैं डबल हेलिक्स। ये क्या है? डबल हेलिक्स। ठीक है, ए टी और सी जी ये क्या है? बेस पेयर्स है, नाइट्रोजनस बेसेस है ये। ठीक है, समझ में आया बेटा? तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर होगा। कोई भी डाउट है अगर तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर हम मूव करते हैं। The next topic is DNA replication, which is copying genetic material. क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बनाना, सेम कॉपी बनाना। ये प्रोसेस तब होता है जब एक सेल डिवाइड करने वाला होता है, ताकि हर न्यू डॉटर सेल के पास भी सेम डीएनए हो। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग डीएनए, डीएनए को कॉपी करने का प्रोसेस। कब? जब एक सेल डिवाइड होने वाला होता है। कहाँ होता है डीएनए रेप्लिकेशन? न्यूक्लियस में होता है, इंटरफेज के दौरान। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर ही तो प्रेजेंट होता है। ये प्रोसेस होता है इंटरफेज स्टेज में, जब सेल डिवाइड होने से पहले प्रिपेयर करता है, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे वो मियोसिस हो, चाहे वो माइटोसिस का इंटरफेज हो चाहे वो मियोसिस का इंटरफेज हो। ठीक, स्टेप्स क्या होते हैं? डीएनए अनजिप, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक। क्या मतलब है इसका? डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, दिख रहा है यहाँ पे, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जैसे ट्विस्टेड लैडर। रेप्लिकेशन के टाइम पे डीएनए अपने आप को ओपन करता है, जैसे आपकी जैकेट की जिप खुलती है ओपन हो जाती है, वैसे ओपन करता है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं बेस पेयर के बीच में। जैसे एक जिप ओपन करते हो दोनों साइड अलग हो जाती हैं, वैसे ही डीएनए भी सेम ओपन होता है। नेक्स्ट है ईच स्ट्रैंड बिकम अ टेम्पलेट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है जब डीएनए अनजिप हो जाता है तो हर एक स्ट्रैंड एक टेम्पलेट बन जाता है, जिसके बेसिस पे न्यू डीएनए बनेगा। ठीक है, थर्ड है फ्री न्यूक्लियोटाइड पेयर विद एक्सपोज्ड बेसिस। यानी सेल के साइटोप्लाज्म में जो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, नाइट्रोजनस बेसिस विच इज एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन, ATCG जो आपने पढ़ा था, जो आपको यहाँ भी देखो दिख रहा होगा, है ना। ये न्यूक्लियोटाइड एक्सपोज बेसिस के साथ पेयर हो जाते हैं, यानी एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ पेयरिंग करेगा, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा। ठीक है,
जैसे ऐसे समझो इसको एग्जाम्पल के थ्रू, देखो जैसे पजल पीसेस होते हैं या मैग्नेट वाले जो लेटर्स नहीं होते हैं, सिर्फ सही शेप ही आपस में फिक्स होती है पजल्स में, वैसे ही डीएनए के साथ होता है। हमेशा एडेनिन के साथ थाइमिन का ही बेस पेयर बनेगा और ग्वानिन के साथ साइटोसिन ही फिक्स होगा। फोर्थ है, टू आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। क्या मतलब है इसका? बेटा इसका मतलब है जब पेयरिंग कंप्लीट हो जाती है तो दो एग्जैक्ट सेम डीएनए मॉलिक्यूल बन जाते हैं। दोनों डीएनए मॉलिक्यूल पेरेंट डीएनए के जैसे ही होते हैं, बिल्कुल उनकी कॉपीज होते हैं, क्लोन होते हैं। क्या होते हैं? उनकी कॉपीज होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, उनका क्लोन होते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है? क्यों करना है रेप्लिकेशन? इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस हमारी बॉडी करती क्यों है? देखो क्यों जरूरी है। जेनेटिक इंश्योर जेनेटिक कंटिन्यूटी, मतलब हर सेल को सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलती है, इससे ऑर्गेनिज्म की ट्रेट्स कंटिन्यू होती हैं। ठीक है, इसलिए जरूरी है। ईच डॉटर सेल गेट्स एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट्स डीएनए, हमने ये पढ़ा था। जब भी सेल डिवाइड होता है, माइटोसिस होता है, दोनों डॉटर सेल के पास सेम डीएनए होता है, कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होती। जैसे आपके मम्मी पापा ने आपके चाइल्डहुड फोटोज का डुप्लीकेट बनवाया, बिल्कुल सेम, नथिंग मिसिंग, बिल्कुल वैसे ही समझो। हमने क्या पढ़ा कि पेरेंट डीएनए दो स्ट्रैंड में अनजिप हो गया, यहाँ पे देखो अलग अलग हो गया ना, ये अनजिप हो गया है ना। हर ओल्ड स्ट्रैंड पर नए न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ गए, ये नए न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ गए ओल्ड वाले स्ट्रैंड पर। ठीक है, लास्ट में दो नए डीएनए मॉलिक्यूल्स बन गए, ये नए दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बन गए, इन्हें कहा जाता है डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर स्ट्रैंड, सॉरी, इन्हें क्या कहा जाता है? डॉटर स्ट्रैंड। ठीक है, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? जहां डीएनए होता है। इंटरफेस क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन का फेज होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं? जो बेसिस को जोड़ते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस विच इज ATCG, इनको जोड़ते हैं। ठीक है बेटा, आई होप समझ में आया होगा। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर थोड़ी दिक्कत हो रही है तो एक बार और जिस भी स्लाइड में, जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो रही है उसको एक बार और देख लेना, उस वीडियो को, उस पर्टिकुलर पार्ट को वीडियो के, क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, What are genes? Functional unit of heredity. क्या होते हैं जीन्स? देखो, जीन एक स्पेसिफिक हिस्सा होता है, काइंड ऑफ, है ना, स्पेसिफिक सेगमेंट होता है, ठीक है, डीएनए का, क्रोमोसोम पे। ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम पे होता है। ठीक है, ये जीन एक कोड की तरह काम करता है जो इंस्ट्रक्शंस देता है। जैसे स्कूल में आपकी मैम आपको इंस्ट्रक्शंस देती हैं, वैसे ही ये जीन इंस्ट्रक्शन देता है, या तो प्रोटीन बनाने के लिए या किसी स्पेसिफिक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए, जैसे आई का कलर, हाइट, ब्लड ग्रुप, और हेयर स्ट्रेट हो गया, करली, ये सब। डीएनए एक लॉन्ग थ्रेड जैसा मॉलिक्यूल होता है और जीन्स उसके छोटे छोटे कोडिंग रीजन्स होते हैं, ये हमने पढ़ा था ना अभी तक। अब देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं जीन्स के। कोड फॉर प्रोटीन, मतलब क्या है इसका? हर जीन एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए इंस्ट्रक्शन देता है, खुद से इंस्ट्रक्शन देता है। जैसे अगर एक जीन इंसुलिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वही जीन बताएगा कि बॉडी इंसुलिन कैसे बनाए और कब बनाए। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे इंसुलिन एक प्रोटीन है ना, ये तो आप लोगों को पता होगा। इंसुलिन क्या एक प्रोटीन है जो क्या करता है? शुगर लेवल मेंटेन करता है। अगर इंसुलिन जीन में प्रॉब्लम हो जाए तो डायबिटीज हो सकती है ना। नेक्स्ट है डिटरमाइन स्पेसिफिक ट्रेट, एग्जाम्पल आई कलर, ब्लड टाइप। जीन्स डिसाइड करता है आपकी आंखों का रंग क्या होगा, ब्राउन होगा, ब्लू होगा, ब्लैक होगा, क्या होगा। ब्लड टाइप क्या होगा? ए होगा, बी होगा, AB होगा, O होगा। आपकी स्किन का कलर क्या होगा, आपकी हाइट कैसी होगी, आपकी वॉइस कैसी होगी, सब कुछ जीन्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, अगर आपकी मम्मी के जीन्स में कर्ली हेयर का ट्रेट है और पापा के जीन्स में स्ट्रेट हेयर का, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके जीन्स कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आपके कॉम्बिनेशन वाले बाल होंगे, कहीं से थोड़े स्ट्रेट होंगे, थोड़े कर्ली होंगे। ट्रांसमिट ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब जीन्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, यानी जेनेटिक ट्रेट्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाते हैं, पेरेंट्स से बच्चों तक। इसीलिए हमें अपने पेरेंट्स के फीचर्स मिलते हैं, जैसे उनकी नोज का शेप, उनका कलर, फेस शेप, हेयर टाइप, हाइट एक्सेट्रा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है? 1 क्रोमोसोम में कैरी थाउजेंड्स ऑफ जीन्स। क्या ये हमें अभी तक पता था?
अगर बता कमेंट करो क्या ये आपको पहले से पता था या नहीं। जिन्हें नहीं पता था मैं एक्सप्लेन कर दूं, 1 क्रोमोसोम में कैरी थाउजेंड्स ऑफ जीन का मतलब क्या है, एक क्रोमोसोम में हजारों जीन्स होते हैं, हर जीन का अपना एक काम होता है। ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं विच इज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, और उनमें मिलियंस ऑफ जीन्स होती हैं। ठीक है बेटा। नाउ द लास्ट टॉपिक इज व्हाई डू न्यू सेल फॉर्म, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्यों जरूरी होता है। देखो बेटा, सेल हमारे बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। नए सेल्स बनने का मेन रीजन होता है सेल डिवीजन। नए सेल्स कैसे बनेंगे, जब तक सेल डिवाइड नहीं करेगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, नए सेल बनेंगे ही नहीं। यानी एक सेल का डिवाइड होके दो या दो से ज्यादा नए सेल्स बनाना, इसी प्रोसेस को तो हम सेल डिवीजन कहते हैं। ये प्रोसेस बॉडी में अलग अलग कामों के लिए होती है ना, अलग अलग काम होते हैं। पहला काम होता है ग्रोथ के लिए। जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं एक जाइगोट से, एक एग से, छोटू बिल्कुल। जब कंसीव होते हैं मम्मा, उसके टाइम, उस टाइम पे क्या होता है, छोटू एक जाइगोट होता है खाली। फिर धीरे धीरे एक सिंगल सेल, जिसे हम सिर्फ जाइगोट कहते हैं, वो बार बार सेल डिवीजन करता है और धीरे धीरे करोड्स ऑफ सेल बन जाते हैं, जिससे पूरा ह्यूमन बेबी डेवलप होता है। ठीक है। तो क्या है, ह्यूमन बेबी की, ह्यूमन बीइंग्स की शुरुआत होती है एक सिंगल सेल से, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। फिर मल्टीपल सेल डिवीजन के बाद एक पूरी बॉडी, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल छोटू बेबी डेवलप होता है। फिर वो बेबी जब छोटू सा होता है, उसमें भी सेल डिवीजन की प्रोसेस होती रहेगी, हम में भी हो रही है सेल डिवीजन की प्रोसेस। तभी तो पहले हमारी हाइट इतू सी थी, अब बड़ी हो गए, अब हम लंबे हो गए, है ना। पहले हमारे हाथ बहुत छोटे हुआ करते थे, अब हमारे हाथ बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए बेटा, हम आराम से अब नोट्स वोट्स बनाते हैं, है ना। और यही हाथों से पहले लिखने में बचपन में देखो कितनी प्रॉब्लम होती थी, लिख ही नहीं पा रहे, पेंसिल ही नहीं पकड़ पा रहे, स्पीड ही नहीं बन पा रही है ना। तो ग्रोथ मतलब रिपीटेड सेल डिवीजन। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट, बदलाव, है ना, रिप्लेस कर देना। हमारी बॉडी में कुछ सेल रेगुलर बेसिस पे डेड होते हैं, ऑब्वियसली डेड तो होंगे, वॉर्न आउट हो जाएंगे या डेड हो जाएंगे। जैसे कि हमारे स्किन सेल्स, आरबीसी, ये सब क्या होते हैं, डेड ही तो हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे स्किन के सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन डेड या ओल्ड सेल को नया बना के रिप्लेस किया जाता है ताकि बॉडी स्मूथली काम करती रहे। अब अगर डेड सेल को रिप्लेस ही नहीं करेंगे नए सेल से, तो भाई हमारी बॉडी तो काम वाम करना बंद कर जाएगी, है ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट है रिपेयर। इंजर्ड टिश्यूज और वुंड्स आर हील्ड बाय फॉर्मिंग न्यू सेल। जब बॉडी में कहीं चोट लग जाती है आपके, या आप देखते हो ब्लड निकलने लगता है, तो क्या होता है, टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो उनको रिपेयर करने के लिए नए सेल्स आते हैं। वही ब्लड क्लॉटिंग वाला प्रोसेस। आपके चोट लग गई हाथ में, छोटू कहीं, है ना, वहां से खून निकले जा रहा है, कुछ टाइम बाद आप देखोगे पपड़ी टाइप जम जाएगी। वो पपड़ी क्या होती है, नए सेल्स, ब्लड क्लॉटिंग, है ना। यानी इंजर्ड टिश्यू को हील करने के लिए नए सेल वहां पे फॉर्म हो गए। ठीक है। जैसे फ्रैक्चर भी हो जाता है, उसके बाद बोन भी नए सेल्स के थ्रू हील होती है। तो इंजरी क्या, रिपेयर्ड बाय न्यू सेल। रिपेयर करना मतलब इंजरी को नए सेल की फॉर्मेशन से ठीक कर देना। लास्ट वन इज रिप्रोडक्शन। सेल डिवीजन का यूज ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के लिए भी होता है, विच इज मियोसिस का प्रोसेस बेटा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जैसे अमीबा, इनमें एक ही सेल होता है, ओनली वन सेल। ठीक है, ओनली वन सेल। ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। ठीक है, जैसी प्रोसेस से जिसमें एक सेल दो आइडेंटिकल सेल बनाता है, सेम एक ही सेल होता है, वो अपने जैसे दो सेल बना लेता है, उस प्रोसेस को हम बाइनरी फिजन कहते हैं। अमीबा का सेल डिवाइड होकर दो नए अमीबा बना देता है, यही इनका रिप्रोडक्शन होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल, इनमें रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, मेल्स में स्पर्म, फीमेल में एग। इनका फॉर्मेशन होता है मियोसिस के थ्रू। मियोसिस एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, हैप्लॉइड हो जाता है। 46 क्रोमोसोम से सिर्फ 23 क्रोमोसोम बचते हैं ना। ह्यूमन मेल बॉडी में स्पर्म बनने के लिए मियोसिस होती है, फीमेल में एग्स बनने के लिए मियोसिस होती है, एग्स को हम ओवा भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको अच्छे से डिटेल में मैंने समझाया है, तो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है बेटा तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और उसमें हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन को, सेल डिवीजन के डिटेल प्रोसेस को, मियोसिस, माइटोसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, सबको डिटेल में समझेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई करो। बाय एंड टेक केयर।